एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसएस क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसे कि पता होगा, अभी हम आप लोगों को आईएनएम का जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 से हम पढ़ा रहे थे, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में हम चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पहले क्लास 8 का पहला चैप्टर जो था, ये जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको हमने आपको पढ़ा दिया था। आज का जो चैप्टर रहने वाला है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कैसे होती है। इस चैप्टर में हम यही सारा चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट रूप से आपका एनसीईआरटी से सवाल यहाँ पे टीआरई के अंतर्गत में बनेगा। देखिए, ये जो क्लास है ना, ये क्लास से ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ और सिर्फ आपका टीआरई का एग्जाम है या बिहार का कोई एग्जाम है उसी में ये वीडियो काम आएगा। आप भारत का कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे, सभी एग्जामों में डायरेक्ट रूप से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को जो हम एनसीईआरटी का सीरीज करा रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीका से यहाँ पे कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 2 है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है। जिस तरीका से हम आपको पढ़ाते हैं कि पहले हम आपको डायरेक्ट रूप से जो हाईलाइटेड चीज़ है, जो बुलेट पॉइंट्स है, बस उसी को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है कि मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। आप भी ये देखे होंगे दैनिक जीवन में भी, या कोई भी इतिहास की किताब पढ़े होंगे, तो जब भी शासन व्यवस्था कमजोर होने लगती है, जो उनके समकालीन राजा होते हैं या उनसे द्वेष रखने वाले जो राजा होते हैं या उन्हीं के दरबार में कोई ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को फ़ायदा उठाने चाहते हैं, जैसे ही ताकतवर बादशाह का वहाँ पे मृत्यु होती है या वो कमज़ोर पड़ते हैं, जो भी समकालीन लोग होते हैं अपना यहाँ पे पैर पसारने लगते हैं। सेम तरीका से वैसे ही हुआ। जो मुगल बादशाह थे, जो सबसे अंतिम ताकतवर शक्तिशाली बादशाह थे, वो थे औरंगज़ेब। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें चेंज होने लगती है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगती है। जिस जैसे ही यहाँ पे मुगल्स कमजोर होते हैं, उसके बाद से ही जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था होती है अपना पैर पसारने लगती है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पिक्चर दिया गया है। ये पिक्चर में जो है, ये बहादुर शाह जफर हैं और यहाँ पे उनके एक ये पुत्र हैं बहादुर शाह जफर को। और जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में जान लीजिए, ये सबसे अंतिम यहाँ पे मुगल सम्राट थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। इनको और इनके बेटे को 1857 की क्रांति में इनको शामिल होने की वजह से इन दोनों लोगों को यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। इनके सामने ही जो थे, इनके जो बेटा थे, इनके बेटे को हत्या कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो इनका हत्या कर दिया जाता है। और बाकी जो बहादुर शाह जफर थे, इनको दूसरे देश में निर्वासित कर दिया जाता है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो कौन है, ये कैप्टन हडसन है। याद रखिएगा, हो सकता है सवाल यहाँ से भी आपसे पूछ दे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में भारी विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। आपको ही पता होगा कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, उसका ऑफिशियल अगर नेता के नाम में एक शब्द में पूछे आपको, तो उसका जो नेता थे, यही मुगल अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटा जफर के सामने ही उनको मार डाला। अब बताइए, किसी बाप के सामने उसका बेटा को मर्डर कर देना, उस बाप के ऊपर में क्या बीतता होगा। फिर भी जो था, इनको रंगून में यहाँ पे निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अगर कि मैं अपना पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे था कि पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए, भारत में यहाँ पे व्यापार करना था और ब्रिटेन यहाँ पे था। तो भारत के बारे में जो कहा गया,
पूरब का देश, पूरब का देश मतलब एक शब्द में अगर के हम समझना चाहें तो वो भारत की बात हो रहा था। पश्चिम देश में कौन सा देश हुआ भाई? तो जो भी यूरोपीय कंट्री हैं, जो भी यूरोप के देश हैं, वो सब पश्चिम का देश हुए और जो पूरब का देश हुआ वो भारत हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र से नजर आता होगा कि जो पश्चिम के देश थे उस समय कैसे आते थे, तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए। और डायरेक्ट रूप से सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर, अंतिम बिंदु पर ये स्थित है। ये खास करके ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आई थिंक जो हमने बातें समझाएं इतना, तो इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिला। याद रखिएगा यहाँ पे एक शब्द क्या दिया गया है, एकाधिकार शब्द दिया गया है। मतलब कि जो यहाँ पे ब्रिटेन की रानी थी, कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, एक चार्टर पास करती है, उस चार्टर को इजाजतनामा भी कहा जाता है। इजाजतनामा मतलब कि इजाजत देना, परमिशन देना। ये परमिशन देती है पूरब के देशों के साथ में यहाँ पे व्यापार करना। लेकिन याद रखिएगा एक शब्द दिया गया है, एकाधिकार, यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश देती है या इजाज़त देती है कि जाकर आप पूरब के देश के साथ में व्यापार करें। ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर किसी अन्य देशों को, सॉरी, किसी अन्य कंपनी को वहाँ पे भारत के साथ व्यापार करने का ये अधिकार नहीं था। अब देखिए ये जो नियम जारी हुआ था केवल और केवल इंग्लैंड के लिए जारी हुआ था। मतलब कि कोई भी इंग्लैंड का देश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई दूसरा देश भारत के साथ में वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। वही अगर कि यूरोप का कोई भी देश हो तो वो वहाँ पे कर सकता था, उसमें ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। डायरेक्ट रूप से ये सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि जो ये चार्टर यहाँ पे मिला था वो किसके लिए मिला था? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और वो भी एकाधिकार उसको मिला हुआ था। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंचे कीमत पर यहाँ पे बेच सकती थी। ये चीज़ ये प्राप्त मतलब घोषणा किया गया था एलिजाबेथ के द्वारा। लेकिन यह सही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। मैंने अभी तुरंत बताया कि जो इजाज़तनामा था, ये जो चार्टर था, केवल और केवल ब्रिटेन की कंपनी के लिए था, न कि यूरोप के अन्य देशों के लिए था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत में पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और गोवा में अपना यहाँ पे ठिकाना बना चुके थे। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ के होंगे। अब देखिए यहाँ से बार बार ये सवाल पूछा जाता ना, ये इस पैराग्राफ से आपने तो ये बात समझ लिया कि जो सबसे पहले थे अंग्रेज तो नहीं आए थे, इससे पहले ही यहाँ पे पुर्तगाली लोग आ गए थे। अब देखिए सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली लोग थे भारत में कब आए थे। तो देखिए कंपनियों का जो आगमन होता है ना, किस तरीका से कंपनी यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा आप लोग ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। सवाल यहाँ से पूछता है सबसे पहले जो आया था, कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली जो लोग आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो थे अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज कब आए थे भाई? तो अंग्रेज जो आए थे वो आए थे 1600 ईस्वी में। फिर कौन आया था? तो फिर आए थे डच आए थे। डच कब आए थे? तो वो आया था 1602 ईस्वी में। फिर कौन आया था? डेनिस आया था। डेनिस कब आए थे? तो ये आए थे 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में। फिर कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आया था लोग? तो ये आया था 1664 ईस्वी में। और सबसे अंतिम में जो आया था वो स्वीडिश आया था। स्वीडिश, स्वीडिश कब आया था? तो ये आया था 1731 ईस्वी में। अब देखिए मैंने जो भी ये चीज़ लिखा है ना, डायरेक्ट रूप से ये सवाल पूछा जाता है या ये भी पूछ लेता है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखना चाहिए। अब इसका एक ट्रिक भी है, पुत्र अडा, डैड
हासा, ये भी याद रखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। पुत्र मतलब यहाँ पे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, और उसके बाद यहाँ पे डेनिश के बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी, और यहाँ पे स्वीडिश। ये क्रम अगर के आप लोग याद रखते हैं तो ये चीज़ कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया था कि उसके बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वो जो ब्रिटेन की एलिजाबेथ होती है उससे इजाज़त लेती है। इजाज़त लेने के बाद वो आती है भारत, और भारत में धीरे धीरे अपना पैर पसारना स्टार्ट करती है। सबसे पहले देखिएगा कि पहली फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई, और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। अब डायरेक्ट रूप से सवाल यही पूछ दे आपका कि फैक्टर क्या है या फैक्टर क्या था, तो जब से आप यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहेंगे ना, तब से आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में फैक्टर क्या था। तो फैक्टर क्या था, व्यापारियों के समूह को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री के वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसे दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि अंग्रेज 1651 ईस्वी में अपना एक फैक्ट्री लगाते हैं हुगली नदी के किनारे। सबसे पहले लगाते हैं, फिर वहाँ पे अपना दफ्तर खोलते हैं, और धीरे धीरे ये प्रेरित करते हैं कि बाहर से आकर उसके अगल बगल जहाँ पे फैक्ट्री है उसके अगल बगल इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, और 2 साल बाद उसे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। कौन कौन सा यहाँ पे था, इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाने लगा। ये क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं, पहले अंग्रेज आते हैं, शुरू में धीरे धीरे यहाँ पे रहते हैं, फिर व्यापार स्टार्ट करते हैं। व्यापार स्टार्ट करने के बाद बोलते हैं कि आओ भाई धीरे धीरे हमारे अगल बगल रहो। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपना है किला बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो वहाँ का अगल बगल का जो ज़मीन था, जो गांव था, उसका दीवानी हासिल करते हैं और उससे राजस्व हासिल करते हैं। मतलब धीरे 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 भारत में अपना ये पैर पसारने स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कहा था कि कालीकत्ता, ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जो कलकत्ता था पहले ये क्या था, एक गांव था कालीकत्ता, बाद में अंग्रेजों ने इसको कोलकाता नाम दिया। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब देखिए जब यहाँ पे औरंगजेब था तो औरंगजेब से इन लोगों ने ये भी बात को कबूलवा लिया कि हम यहाँ पे जो बिजनेस करेंगे वो भी बिना टैक्स दिए हुए बिजनेस करेंगे, और ये फरमानी यहाँ फरमान जो है जारी कर दिया जाता है। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, केवल ये जो फरमान जारी हुआ था, जो इनको प्रिविलेज मिला था कि आपको टैक्स नहीं देना है, केवल अफसर को मिला था। जो पार्टिकुलर में ब्रिटेन से यहाँ पे घूमने आए हुए थे या अपने पर्सनल वर्क के लिए आए थे, ये फरमान उनका नहीं था। याद रखिएगा ये फरमान उनके लिए नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं आगे में क्या था। व्यापार से युद्धों तक, यहाँ पे अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए मोटा सिंह कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। क्या दिया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और ये सभी शक्तिशाली शासन थे। अब देखिए यहाँ पे तो औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, लेकिन बंगाल फिर भी अंग्रेज़ों के डायरेक्ट रूप से हाथ में नहीं जाता है। उसके बाद भी जो कुछ क्षेत्रीय ने वहाँ पे जो बादशाह थे या नवाब थे, जैसे सिराजुद्दौला हो गए, अलीवर्दी खान हो गए, मुर्शिद कुली खान हो गए, ये भी एक शक्तिशाली थे, और इसी को हटाना अब अंग्रेज़ों का यहाँ पे चैलेंज था।
अब आता है यहाँ पे प्लासी का युद्ध। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करें। 1756 ईस्वी में जो बंगाल के नवाब थे, कौन था? अलीवर्दी खान। इनका मृत्यु हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है, सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला और भी वहाँ पे शक्तिशाली होता है। वो अंग्रेज़ों को जो रियायत होता था या उनसे मतलब सीधे मुंह नहीं लगता था, वो कोई भी छूट नहीं देता था। अब अंग्रेज़ों को यहाँ पे चिढ़ होने लगा कि भाई कैसे हम इसको साइड करें। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये जब वो ट्राई कर रहे थे कि सिराजुद्दौला का डायरेक्ट रूप से हटाकर किसी दूसरे को वहाँ पे नवाब बना दे, लेकिन इतना जल्दी वो नहीं हटा। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलाबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। यहाँ तक कि जो सिराजुद्दौला था, वो अंग्रेज़ों को हुक्म दिया कि जो भी मैटर है, इस मैटर में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना टांग नहीं अड़ाए, और जो भी वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका टैक्स चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरने लगा। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। अब देखिए, शुरू शुरू क्या था, ये मुंह से सारा चीज़ हो रहा था, मतलब तुम ताम जो होता है बिहारी भाषा में अगर के बोले, तो ये चीज़ हो रहा था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, तो डायरेक्ट रूप से जो सिराजुद्दौला था, अपने 30,000 सैनिकों के साथ में जो कासिम बाजार था, वहाँ का जो इंग्लिश फैक्ट्री था, उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। और इस इंग्लिश फैक्ट्री पर कब्जा करने के बाद उसने धीरे धीरे सब चीज़ तहस नहस कर देता है, और उसके बाद कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने के बाद जब ये खबर सुनते हैं, मद्रास में जो तैनात अंग्रेजी अधिकारी थे, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके नेतृत्व में सेना को जो वहाँ पे रवाना किया जाता है कोलकाता के लिए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं किस तरीका से सारा मैटर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इस सेना को नौसैनिक बेड़े का मदद मिला, यानी कि पानी वाले जहाज से लोग यहाँ पे आए। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ पर एक हार का सामना करना पड़ा। हार का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उनका एक सेनापति जो था मीर जाफर, वो जाकर उधर से मिल जाता है और ये सारा खबर वहाँ पे दे देता है मीर जाफर की टुकड़ियों के इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब देखिए, जो चुगलखोर होते हैं ना, यानी कि जो अपने ग्रुप का विभीषण होते हैं ना, वही लंका ढाते हैं। यही हाल मीर जाफर के साथ में था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का खास सिपाही होता है, लेकिन वह जाके अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है। अंग्रेज उसको इस बात के लिए लालच देते हैं कि अगर के तुम इस युद्ध में हमारे साथ लड़ते हो, तो उसको जब हम लोग हरा देंगे, उसके बाद राजा तुमको बना देंगे, यानी कि मीर जाफर को। और इसी लालच में जाकर यहाँ पे जो मीर जाफर होता है, अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है और यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा देता है। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, क्या क्या आप लोगों ने समझे, जल्दी से उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। बोलते बोलते मेरा मुंह दुखा जा रहा है। ठीक है, इतना लंबा क्लास हम आप लोग के ले रहे हैं, कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करने के बाद और भी लोगों के पास रिकमेंड किया जाता है, वो भी कर दीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, ज़्यादा देर तक बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई के बाद
रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 ईस्वी को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजा था। अब देखिए क्या था कि यहाँ पे जो प्लासी की लड़ाई हुआ था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छा खासा यहाँ पे जीत हासिल किया था। इसी जीत को बधाई देने के लिए जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उस समय के, विलियम पिट, उनको यहाँ पे 1759 ईस्वी में ये खत लिखा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले इतना बड़ा जीत कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है कि जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उससे भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब यहाँ पे एक एक बात समझिए। क्या हुआ? सिराजुद्दौला को हराया गया। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को कौन सा गधा हराया था? तो इसी का सेनापति जो था मीर जाफर, उसको यहाँ पे कठपुतली बनाकर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर जाफर पर भी जब प्रेशर पड़ता है तो इसका भी दिमाग हिल जाता है और ये भी अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। समझ रहे हैं एक एक बात को? मीर जाफर को फिर हटा दिया जाता है और मीर कासिम को बनाया जाता है। अंग्रेज ये सोचते हैं कि अगर कि हम मीर कासिम को यहाँ पे बना देंगे नवाब तो वो हमारा बात सुनेगा, लेकिन मीर कासिम भी बात नहीं सुनता है, वो अपना मनमानी करने लगता है। उसका बाद अंग्रेज यहाँ पे बक्सर की लड़ाई मीर कासिम के साथ में लड़ते हैं 1764 ईस्वी में, और फिर से मीर कासिम को वहाँ पे हरा देते हैं इस युद्ध में। और फिर से मीर कासिम के बाद में जो पहले बार बनाया था मीर जाफिर, दोबारा उसको नवाब यहाँ पे बना दिया जाता है। लेकिन जब 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तब कंपनी के इरादे बदल चुके होते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ अपने ख्वाब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने यह ऐलान करता है कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब देखिए कंपनी शुरू में क्या किया कि अपने कठपुतली को वहाँ पे नवाब बनाया, लेकिन जब उसका वफादार को यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तब रॉबर्ट क्लाइव ने खुद यहाँ पे ऐलान करता है कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ता है। और ये जो होता है, जो बक्सर का लड़ाई होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई भारत के इतिहास में माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है अंग्रेज सीधे तौर पे भारत में शासन व्यवस्था में और आ जाते हैं। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर यहाँ पे नियंत्रण मिल जाता है। कब? 1765 ईस्वी में। कौन सा लड़ाई के बाद? तो 1764 बक्सर के लड़ाई के बाद ये सारा चीज होता है। अब कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब कहलाने लगे थे, यानी कि जो नवाब बोलते हैं, नवाब हम लोग नवाब, उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग टाइप से होता था ना, तो वो कहने लगे थे। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था, ठीक है। उसके बाद यह है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे दे और जमीन और बहुत सारा पैसा दे। यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध जब होता है तो प्लासी का युद्ध तो होता है लेकिन उतना निर्णायक नहीं साबित होता है जितना कि बक्सर का युद्ध साबित होता है। तो जब प्लासी की लड़ाई हुआ था उसके बाद जो वहाँ पे नवाब बनते हैं, नवाब को ये बाध्य किया जाता है कि आप कंपनी और कंपनी के लोगों को अच्छा खासा वहाँ पे तोहफा दे इस चीज़ के लिए, ठीक है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत से बेहिसाब दौलत यहाँ पे लूट कर लेकर गया था। और 1743 में जब वो बंगाल से मद्रास गया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। स्टार्टिंग में कहाँ पे था? वो जब इंग्लैंड से मद्रास जब गया, मद्रास यानी चेन्नई आया था, जब 1743 में वो आया था तो 18 साल का उम्र का था। और फिर वापस जो है यहाँ पे 1767 ईस्वी में वो वापस ब्रिटेन जाता है। वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से चला जाता है। कब? 1767 ईस्वी में। और उस समय उसके पास जो यहाँ पे लगभग 40 लाख
पॉइंट यहाँ से धन दौलत लूट के गया था उस समय के दौर, यानी कि 1767 के बाद में बता रहा हूँ। उस समय जहाँ पे लोगों को 5 रुपए नहीं होते थे, 10 रुपए नहीं होते थे, इसके पास 40 लाख रुपए भारत से लूट कर वो वहाँ पे गया था। लेकिन यहीं पर नहीं, अगर उस समय के 40 लाख देखिएगा तो अभी के लगभग 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए कब है 1767 ईस्वी में लेकर ये गया था, याद रखिए इस बात को। लेकिन ये सुखी नहीं रहा, वहां पर जाने के बाद, इंग्लैंड में जाने के बाद इसके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और 1772 ईस्वी में इसके ऊपर में महाभियोग चलाया जाता है। और जब ये महाभियोग चलता है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये 1774 ईस्वी में यहाँ पे इन्होंने आत्महत्या कर लेता है। तो सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर में ब्रिटिश संसद में महाभियोग भ्रष्टाचार कब चला था, तो ये जो चला था यहाँ पे 1772 ईस्वी में चला था और इसमें 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी, याद रखें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला पॉइंट जो दिया गया है, कंपनी का फैलता शासन, इसके बारे में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करने दिए। रेजिडेंट क्या थे भाई, तो ये कंपनी के राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम होता था कि कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। जैसे ही बक्सर की लड़ाई होता है, बक्सर की जब लड़ाई इन लोगों ने जीत जाता है, तब कंपनी क्या करती है कि रेजिडेंट नियुक्त करना यहाँ पे स्टार्ट करती है। रेजिडेंट एक्चुअल में जो होता था वो राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व करता था अंग्रेजों का, ठीक है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल यहाँ पे देने लगे थे। अगला, जैसे में अगला राजा कौन होगा, किस पद पर उसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी। सहायक संधि बहुत ही घटिया संधि था। एक तरीका से सहायक संधि जो राज्य यहाँ पे स्वीकार कर लेता था, उसको अपना स्वतंत्र जो सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी कब्जे में ले लेती थी। कहने का मतलब, शुरुआत में क्या हुआ, बात आप लोगों ने समझा। फिर कंपनी क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में सहायक संधि लेकर आया। सहायक संधि इसलिए लेकर आया कि जो वहाँ पे क्षेत्रीय राज्य पनप रहे थे, यानी कि जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनको ये बोला गया कि आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो। सहायक संधि क्या था, तो सहायक संधि एक्चुअल में ये था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो कंपनी खुद देखती। और अगर ये कंपनी प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सेना आपको रख रखाव के लिए देती, आपके सुरक्षा के लिए देती, तो उसका जो भी खर्चा होता था वो जो शासक था उससे वो वसूल करती थी, ठीक है। अगर के शासक उसका खर्चा देने में वहाँ पे देर कर देता या देने में असमर्थ होता, तो उसका जो क्षेत्र था, उसका जो जमीन था, राजा अपने पास यानी कि कंपनी अपने पास रख लेती थी, ठीक थी। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जब रिचर्ड वेलेंसली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी जो इलाके थे उसको छीन लिया गया था। आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको किया, अवध को 1801 ईस्वी में, उसके बाद फिर हैदराबाद को भी उससे छीन लिया गया। बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में देखने को मिलता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का जो शासनकाल होता है 1782 से 1799 ईस्वी तक, और हैदर अली का जो होता है 1761 से 1762 ईस्वी में, सॉरी 82 ईस्वी में होता है। खास करके ये पूछा जाता है ये कहाँ पे शासन किए थे, तो ये मैसूर, वर्तमान समय के कर्नाटक में वहाँ पे ये शासन करते हैं, ठीक है। कहाँ के थे, मैसूर के थे। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। अब देखिए, जो मालाबार तट था, यानी कि जो मालाबार का तट था, वहां पे क्या था,
दो मसाला, काली मिर्च और इलायची का खरीद बिक्री करती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची पर निर्यात यहाँ पे रोक लगा दिया। यानी कि जो मैसूर के शासक हुए, कौन? टीपू सुल्तान। इनके क्षेत्र में जो भी बंदरगाह थे, वहाँ से डायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के साथ में जो बिजनेस होता था, उस पे उन्होंने रोक लगा दी। अब आपको लगता है कि अंग्रेज जब जिस समय इतना ताकतवर हो गए हैं, अगर एक कोई राजा उनके ऊपर में ये बैन लगाता है कि आप वहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्या वो चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं चुप बैठेगा। और इसी का जो परिणाम था कि जो कि आपने आंग्ल मैसूर युद्ध देखे होंगे, इनके साथ में ये युद्ध होता था। लेकिन टीपू सुल्तान का ये खास बात ये था ना, ये अंग्रेजों से दुश्मनी लेते थे, वहीं पे जो ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी से अच्छा संबंध बनाए हुए थे। और इसी कारण जो अब इनका सेना था ना, फ्रांसीसी लोग से मॉडर्नाइज किए हुए थे। अत्याधुनिक जो वहाँ पे औजार थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, बंदूकें थे, अच्छे तरीका से वो खरीदे हुए थे। इसी का कारण था कि मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग की है। कब कब? पहला आंग्ल मैसूर, देखिए जो ये 4 बार युद्ध हुआ, इसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 1769, दूसरा 80 से 84, तीसरा 1797 से 1792, और जो तीसरा यानी कि सबसे चौथा, बल्कि सबसे जो चौथा होता है वो होता है 1799 ईस्वी में होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कब? 1799 ईस्वी में। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो था पुराने वाडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। और इसी के साथ में मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दिया गया, ठीक है। जब वहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, उसके बाद वहाँ का जो राजकाज था वाडियार राजवंश को सौंप दिया जाता है। और फिर वही मैसूर में भी सहायक संधि उसके ऊपर भी थोप दिया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा ये दिया गया है कि एक यहाँ पे जब मैसूर का शासन व्यवस्था था, तो जो टीपू सुल्तान था वहाँ पे एक क्या था, एक खिलौना था। एक खिलौना क्या था? एक इधर से शेर था और एक यहाँ पे अंग्रेज था, और एक इधर में बटन लगाया हुआ था। अगर कि ये बटन चिपता ना, तो ये शेर जाके अंग्रेज को वहाँ पे खाता और अंग्रेज वहाँ पे चिल्लाता था, इस तरीका के। जब लेकिन इसका मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में, तो ये खिलौना भी अंग्रेज अपने साथ उठा कर लेके चले जाते हैं। और अभी भी जाइएगा लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट्स म्यूजियम में ये चीज़ रखा गया है। आई होप कि अगर कभी सवाल बैड लक हो गया तो इससे भी पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको ये बता दिए, ठीक है। यहाँ पे अब टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। इसके पीछे भी थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लीजिए कि 1782 ईस्वी में मैसूर के राजा जो थे यानी कि टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ में वहाँ पे जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि शेर उनके ऊपर में आक्रमण करता है। उसी समय इनके बंदूक जो था धोखा दे देता है, और जो हाथ में चाकू वगैरह जो रखे हुए थे वो भी गिर जाता है, और तभी शेर उन पे अटैक करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीपू सुल्तान होते हैं, वो जाकर उस शेर से लड़कर और उस बंदूक को उठाते हैं और उसको मार देते हैं। उसके बाद से ही टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, कब का ये न्यूज है, कहाँ पे है, तो 1782 ईस्वी में फ्रांसीसी दोस्त के साथ में यहाँ पे शिकार करने गए थे, तब के लिए है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कैसे उन्होंने, अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साथ में मिला लिया। अब आता है यहाँ पे मराठों की लड़ाई। 1761 ईस्वी में पानीपत के त्रिशरी संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्र होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को वाडियार, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में दी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जिसको सर्वोच्च मंत्री होते थे, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। अब देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर को अपने आप में मिला लेते हैं। फिर उनका ध्यान जाता है मराठों की तरफ। मराठा सबसे पहले बताइए कहाँ पे थे, तो ये लगभग आइएगा तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे इनका जो वहाँ पर कार्य क्षेत्र होता है। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था, और पुणे पुणे सत्ता का केंद्र था। पेशवा का कहाँ पे सत्ता का केंद्र था? पुणे में था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। कौन कौन थे?
दो लोग, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अब देखिए पहला युद्ध, पहला इसको नाम दिया गया है आंग्ल मराठा युद्ध। अब इससे पहले जो हम आपको पढ़ाएं वो था आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मराठा युद्ध पहला जो होता है 1782 ईस्वी में होता है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकलता है और सालाबाई की संधि के साथ में ये समाप्त हो जाता है। कोई भी ना हारता है ना कोई जीतता है। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध होता है वो होता है 1803 से 1805 ईस्वी में। और ये जब होता है ना, तो बहुत सारा जो क्षेत्र था मराठा का, जैसे उड़ीसा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब पर अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और अंततः जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि 1817 से लेकर 1819 के बीच में होता है, इसमें सीधे मराठों की हार होती है और सत्ता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठौर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर यहाँ पे नियंत्रण हो जाता है। यानी कि यहाँ का जो कर्नाटक का क्षेत्र हुआ, महाराष्ट्र का क्षेत्र हुआ, ये सब जो अंग्रेज थे सीधे तौर पे अब वहाँ पे शासन कर रहे थे। अब आता है सर्वोच्चता का दावा। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग जो थे के नेतृत्व में सर्वोच्च की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। आदमी का क्या होता है ना, जब सफलता मिलने लगता है तो आदमी में कॉन्फिडेंस एकदम सातवां आसमान के ऊपर में होता है। वही हाल अंग्रेजी शासन व्यवस्था का था। जिस तरीका से भारतीय भूभाग पे ये लोग फैल रहे थे, उनको लग रहा था कि अब यहाँ का कर्ता धर्ता हम ही है, सबसे सर्वोच्च हम ही है। और इसका जो परिभाषा सबसे पहले देता है लॉर्ड हेस्टिंग्स देता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये दो चीज, वारेन हेस्टिंग एक होता है, वारेन हेस्टिंग्स, और दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग। ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही गवर्नर जनरल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत देर से एक चीज़ आपको बताना चाहते थे, अगर कि आप TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं और ऑल इन वन एक नोट्स ऐसा चाहिए जिसको पढ़कर आप TRE 4 में यहाँ पे सिलेक्शन ले ले, तो आपके लिए BPSC का सिलेक्शन किट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा इसमें। अगर कि इसमें देखिएगा तो इसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का टोटल NCERT नोट्स, SCERT नोट्स, सब चीज़ मिलेगा। और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर वाइज। कौन सा? चैप्टर वाइज आपको MCQ भी मिलेगा, ताकि आप पढ़ने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स, EVS का नोट्स, बिहार स्पेशल नोट्स, सब्जेक्ट वाइज MCQ, BPSC का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो, TRE 1 2 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मतलब सब चीज़ मिल जाएगा। बस आपको इसको प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अच्छे से पढ़ने की जरूरत होगी। तो जिनको भी लेना होगा, एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सा? एसएच क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या तो कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको आप लोग वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं, मात्र और मात्र 599 में। अब बताइए 599 आज के समय में अगर कि आप पिज़्ज़ा खाने जाओ दो दोस्त ना, तो इससे ज़्यादा का बिल आ जाता है। तो दो दोस्त मिलकर इसी को ले लो। इसको लेने के बाद अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले लो, नौकरी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के ऊपर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है अगला की, लेकिन यह प्रक्रिया जो यानी कि क्या था, सर्वोच्चता का, यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, जो कि फिलहाल के कर्नाटक में पड़ता है, छोटे से राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास करती है, तो वहाँ का जो रानी होती है, रानी चेन्नम्मा, हथियार उठा लेती है। और लेकिन उनको 1824 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सर्वोच्चता मतलब अंग्रेज यहाँ पे समझते थे कि सबसे ऊपर हम ही हैं, और इसी को लेकर जब वो कित्तूर यानी कि कर्नाटक में अपना पैर पसारना स्टार्ट करती है, तो वहाँ का जो रानी होती है, रानी चेन्नम्मा, वहाँ पे हथियार उठा लेती है। लेकिन तब तक अंग्रेज बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे, ये बात आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से भी उनका एक कोई दोस्त था, कौन दोस्त था भाई? तो यहाँ पे देखिए, चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार
रयन्ना रयन्ना इस प्रतिशोध को जारी रखता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे 1830 ईस्वी में पकड़कर फांसी दे दिया जाता है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा दिया गया है कि 1830 ईस्वी के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कब? 1830 के दशक में। किससे डरा हुआ था? रूस के प्रभाव से डरा हुआ था। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से लेकर भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ तक का भी जो क्षेत्र था, उस सॉरी यहाँ का जो क्षेत्र बोल रहे हैं, इस तरीका का जो क्षेत्र था, यानी कि अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, यहाँ पर भी इन्होंने अपना नज़र गड़ाना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने 1838 से लेकर 1842 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है। अगर कि मैं नॉर्मल इसको लूसेंट वगैरह से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी केवल और केवल एनसीईआरटी का जो सीरीज है मैं आपको ये ओवरव्यू करा देता हूँ, ठीक है। और 1843 ईस्वी में सिंध को कब्जा में ले लेता है। उसके बाद पंजाब को 1849 ईस्वी में अपने कब्जा में ले लेते हैं। लेकिन देखिए पंजाब में क्या होता है ना, पहले 1843 किसको कब्जा में लेता है? सिंध को कब्जा में अंग्रेज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये पंजाब में जाते हैं, लेकिन पंजाब में वहाँ पे जो शासन होता है महाराजा रणजीत सिंह का होता है। जब उनकी मृत्यु 1839 में हो जाती है तो 1839 के बाद यहाँ पे 1849 ईस्वी में पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लेता है। ये दोनों सवाल वीवीआई में बार बार बोल रहा हूँ, अनेकों कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब मिलाया? तो 1843 ईस्वी में। पंजाब को अंग्रेजों ने कब मिलाया? तो वो मिलाया 1849 ईस्वी में। ये दोनों चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है विलय नीति, जिसको राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में चली थी और उस समय जो यहाँ पे शासन था लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा जाता है, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है इसको। इसका सिद्धांत यह था, विलय नीति यह था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका अगर के कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि मान के चलिए कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी है लेकिन बेटा नहीं है उसके, तो इस विलय नीति के अनुसार उसका जो राजपाट था, उसका जो जमीन वगैरह था, वो चला जाएगा अंग्रेजों के हाथ में। यही राज्य हड़प नीति थी। इसके आधार पे सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेज यहाँ पे अपने शासन में मिला लेते हैं। और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। लेकिन जब अवध को अपने नियंत्रण में लेता है तो उसका एक अलग लॉजिक देता है। लॉजिक ये देता है कुशासन, कि वहाँ का जो नवाब है, अवध का जो राजा है, वो सही से शासन नहीं चला रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको हड़प लेते हैं। पहले से हड़प नीति ये था कि जिसका बेटा नहीं है उसको केवल लेंगे, लेकिन अवध को जब हड़पना स्टार्ट हुआ तो ये बोल दिए कि कुशासन चला रहा है और जो वहाँ का लोग हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं। ऐसा लॉजिक देकर उसको भी इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये बातें सारे समझ गए। अब कुछ यहाँ पे डायग्राम देखिए। ये जो आपको येलो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये था अंग्रेजों का शासन व्यवस्था। अब ये कब का है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आई थिंक। ये है 1797 में। मैं अपना वीडियो थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, 1797 ईस्वी में
केवल बनारस, कोलकाता और कुछ इस क्षेत्र में, हैदराबाद के कुछ क्षेत्र में ही अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था। कब? 1757 में। लेकिन अगर के 1840 ईस्वी में देखिएगा तो भारत के बहुत ही अधिकतर भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना पैर पसार लिया था। और उससे भी ज़्यादा अगर के देखिएगा तो यहाँ देखिएगा 1857 में, 1857 के विद्रोह के बाद में लगभग हिस्सा पर अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे पैर पसार लिया था और यहाँ पे सीधे तौर पे शासन करना ये स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे दिया गया, ये सब कुछ हम ना अपने नोट्स में वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। नोट्स के बारे में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो ये नोट्स जैसे कि देख पा रहे होंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जिस तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको लाइन बाय लाइन हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सब चीज़ इसको यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। जैसे कि देखिएगा क्लास 6 का ये नोट्स है, जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं वैसे ही सब नोट्स को एक जगह हम यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। जिनको भी लेना होगा एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपने विषय वस्तु के ओर। अब यहाँ पे देखिएगा नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना में देखेंगे, अब देखिए नए शासन की स्थापना में क्या दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास का भी शासन यहाँ पे अपने अंदर में ले लेता है, सत्ता हासिल कर चुकी होती है। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय जो था 3 प्रेसिडेंसी था, कौन कौन? बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और जो सबसे ऊपर में होता था वो गवर्नर जनरल होता था, याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में एक नया न्याय पद्धति की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये आज भी मौजूद है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और जो मौलवी होते थे और हिंदू पंडित होते थे वो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थे, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ दिया गया है। अब एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये आप लोग फिगर देखिए पहले। ये फिगर देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे आलीशान ये अपना कुछ मीटिंग कर रहा है सब यूरोपवासी। तो ये जो है इस पे मुकदमा चल रहा था वारेन हेस्टिंग्स पे। एक मैंने आपको बताया रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर में चला था वहाँ पे मुकदमा, और फिर 1789 ईस्वी में एक और था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जब 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल चला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महाभियोग किस पे चला था, किस पे नहीं चला था, तो वारेन हेस्टिंग्स के वहाँ पे ऑप्शन में रहता है, तो इसी को आपको लगाना होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यह बड़ी समस्या थी कि जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि जो था 2 अदालत था, एक दीवानी और एक फौजीदारी। अब यहाँ पे क्या होता था ना, बहुत बड़ा समस्या था अंग्रेजों के सामने कि भारत का जो एक ऐसा सिस्टम है ये अलग अलग तरीका का था। खास करके जो कानून का व्यवस्था था, जो धर्मशास्त्र था, जो पंडित होते थे, बड़ी समस्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित होते थे, धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब यानी जो कोई फैसला होने लगा तो जो वहाँ पे पंडित होते थे अपने हिसाब से उस चीज़ को घुमा देते थे और अपने तरीका से वहाँ पे उसका अलग अलग रूपांतरण कर देते थे, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेज ने क्या किया भाई, इस भिन्नता को खत्म करने के लिए और समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, और एन.बी. हॉलहेड ने यह संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11 पंडित क्या किए कि जो भारत के जो धर्मशास्त्र थे 1775 ईस्वी में, उसका एक बार रूपांतरण करते हैं और उस संस्कृत से हिंदी में, और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में जो हॉलहेड थे एक एन.बी. हॉलहेड, उसका अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिए थे। यानी कि अब फिर बीच में जो यहाँ पे पंडित वगैरह होते थे या जो मौलवी होते थे उनका यहाँ पे काम खत्म हो गया था। उसी तरीका से 1778 ईस्वी में जो मुस्लिम कानून थे उसका संहिता तैयार कर लिया गया। ये 2 चीज़ याद रखिएगा।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी यहाँ पे स्थापना किया गया। अब कंपनी में फौज के तौर पर देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय के नाम से कहे जाते थे, जिसको सिपोय मतलब आर्मी, वही सिपाही के सिपोय कहा जाता था। उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग था ना, हम लोग सिपाही बोलते थे, उन लोग सिपोय बोलता था। दो चीज यहाँ पे आता है, मस्केट और मैचलॉक। जो मस्केट होता था, पैदल सिपाहियों का इस्तेमाल किया जाने वाला एक भारी बंदूक था। मस्केट क्या था? भारी बंदूक था। और मैचलॉक क्या था? कि शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद होता था, उसको माचिस की चिंगारी से जलाया जाता था, उसको मैचलॉक बोला जाता था। ये दो शब्दावली है, कभी कभी अगर बैड लक होगा तो हो सकता है सवाल यहाँ से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब अंतिम होने वाला है आप लोगों को। लास्ट में देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। आपने भी देखा कि किस तरीका से यहाँ पे अंग्रेज आते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बिजनेस करने, और धीरे धीरे यहाँ पे पूरा पर रूल करने लगती है। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी आने की प्रक्रिया तेज हुई, और जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में जो कि 6 से 7 महीना लगते थे, भाप इंजन आने के बाद यह मात्र और मात्र 3 सप्ताह में सिमट कर रह गया। पहले क्या होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत आने में अंग्रेज को कितना लगता था? 6 से 8 महीना लगता था। लेकिन जब भाप इंजन आता है तो ये मात्र 3 सप्ताह में यहाँ पे पहुंच जा रहे थे। खास करके याद रखिएगा। ठीक है, और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग, ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। कब? 1857 तक 63% भूभाग पे और 78% आबादी पर अंग्रेजों ने सीधा तौर पे यहाँ पे शासन स्थापित कर दिया था, और बाकी जो शेष भूभाग था वहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि जो वहाँ के राजा थे इनके अंडर में काम करते थे। तो ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, इसीलिए खास करके ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका सारा चीज़ समाप्त होता है। थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं, आप ही का बुक में ये चीज़ दिया गया है, देखिए हम मिलान करना है। इधर है दीवानी और इधर है टीपू सुल्तान, और क्या क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहले देखिए क्या दिया गया है, शेरे मैसूर। शेरे मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। तो यहाँ पे हम उसको मिला देंगे, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। रानी चेन्नम्मा को हम कहाँ पे देखे? तो ये कितूर की जो राजी थी वहां पे थी। सिपाही को क्या कहा जाता था? सिपोए कहा जाता था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंगस क्या थे? ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और दीवानी क्या होता था? भू राजस्व वसूलने का अधिकार को दीवानी कहा जाता था। तो ये चीज यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग। तो अगला देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग से शुरू हुई। कब? कौन सा जंग से शुरू हुई? तो इनडायरेक्ट रूप से 1757 की जो यहाँ पे प्लासी की लड़ाई हुआ है वहां से शुरू होता है, और डायरेक्ट रूप से अगर देखिएगा तो 1764 जो यहाँ पे बक्सर की लड़ाई होता है वहां से शुरू होता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये जो शासक थे ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, अगला क्या है कि डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया, विलय नीति। विलय नीति या राज्य हड़प नीति, जो भी कह लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर लीजिए, ये यहाँ पे किया था। और फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डॉट 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 भाग में स्थित थी। कहाँ पे भाग में स्थित थी? तो अगर ये देखिएगा तो महाराष्ट्र वाले भाग में यहाँ पे स्थित थे, और के इसको दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पे कह सकते हैं, या पश्चिम भाग में भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो हम सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो? बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और कमेंट में जो भी आप लोग का फीडबैक है, फीडबैक दे दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। देखिए जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए भैया नौकरी लेना है, हमको मोटिवेशन चाहिए कि लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, और क्या चाहिए एक यूट्यूबर को या एक टीचर को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस वीडियो का अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।